दोस्तों, आई एम श्योर आपने ज़रूर सुना होगा दैट इंडिया इज गोइंग टू टच द मार्क ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सून। नॉट ओनली दिस, बट आईएमएफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया 2025 तक फोर्थ पे, 2027 तक जापान को सरपास करके थर्ड पे, एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग गोल्डमैन शेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2075 तक साबित हो सकती है। But the question is, are the South Indian states the biggest driver of India's ambition towards 5 trillion economy? दोस्तों, हम इस वीडियो में इंडिया के डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्टस को समझते हुए नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के डेवलपमेंटल डिफरेंसेस को जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम ना ही किसी लिंग्विस्टिक, ना ही किसी फूड और ना ही किसी कल्चरल डिफरेंसेस को हाईलाइट करेंगे, और वहीं ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स जैसे सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। In the Constitution of India, the actual definition of North India and South India is not been mentioned. So, to understand the video, North India में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, वहीं यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़ को कंसिडर करेंगे। वहीं साउथ इंडिया में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी और लक्षद्वीप को कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो इंडिया के लैंड का 35% ऑफ एरिया कवर करते हैं विद 30% of population, contribute only 23% in India's GDP. But वहीं South Indian states जो almost 20% of population के साथ contributes almost 30% in India's GDP. दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। तो आगे बढ़ते हुए हम इस वीडियो में इनके पीछे छिपे डेवलपमेंटल डिफरेंसेस के रीजंस को जान लेते हैं। इंडिया के शिफ्टिंग टाइटल्स जैसे सोने की चिड़िया से लेकर इन्वेडर्स पैराडाइज कहने के पीछे काफ़ी फॉरेन इन्वेडर्स कारण रहे हैं, और इन इन्वेडर्स का टारगेट मेनली नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रहा है। वहीं साउथ इंडिया में देखा जाए तो चेराज, चोलाज और पांड्यास का डोमिनेंस दिखते हुए इंटरस्टेट डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर दिया गया था। बट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्टेट ही इंटरस्टेट डेवलपमेंट में सिंगल हैंडेडली रोल प्ले नहीं कर सकता है। इस बात को हम बिहार के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वह बिहार जो चाणक्य, अशोका द ग्रेट, आर्यभट्ट जैसे कई अनेक महापुरुष की जन्मभूमि रही है, आज वही बिहार नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स के मुताबिक इंडिया की पुअरेस्ट स्टेट बन चुकी है। वह बिहार जो नालंदा, मिथिला, विक्रमशिला जैसे लर्निंग सेंटर्स से जाना जाता था, आज उसका लिटरेसी रेट निचले पायदान पर देखा जा सकता है। दोस्तों, कीपिंग असाइड ऑल द एक्सेप्शंस, एक राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में पॉलिटिशियंस जनता का कॉन्फिडेंस पाने के लिए अनेक नए नीतियाँ एग्जीक्यूट करने के दौड़ में रहते हैं। इसी तौर पे देखा जाए तो नॉर्थ इंडियन पार्ट्स में इनएविटेबली लेस कंपटीशन देखा जा रहा है, वहीं साउथ इंडिया में यह कंपटीशन काफ़ी फियर्स देखा जाता है। कर्नाटका में कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल सेक्युलर, वहीं केरला में इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और तमिलनाडु में डीएमके, एआईडीएमके, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, वहीं तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति, बीजेपी और कांग्रेस के बीच फियर्स कंपटीशन देखा जाता है। इंडिया के टोटल इंडस्ट्रीज में से मेजर चंक ऑफ इंडस्ट्रीज का सदर्न स्टेट्स में होने का कारण एडवांटेजेस ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ गवर्नमेंट के इफेक्टिव बिजनेस एंड एजुकेशन पॉलिसीज साबित होते हैं। माना जाता है कि 1952 में सरकार द्वारा लाई गई फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने मेजर रोल प्ले किया गया है। इस पॉलिसी के तहत देश के किसी भी कोने में सेटअप फैक्ट्रीज
कि रिक्वायर्ड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडाइज किया जाता था, जिस कारण बिजनेसेस ने अपना इंडस्ट्रियल लोकेशन कोस्टल लाइन के क्लोज शिफ्ट कर दिया। वहीं तमिलनाडु में आगे चलते 1960 में के कामराज सरकार द्वारा लाए गए मिड डे मील स्कीम से एक एजुकेशनल रिफॉर्म्स में गोल्डन एरा देखने को मिला। कर्नाटक में देखा जाए तो रामकृष्ण बली, द देन चीफ इंजीनियर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, देवराजू उर्स के जॉइंट एफर्ट्स के चलते आज कर्नाटक के बेंगलोर को इंडिया की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। वहीं तमिलनाडु गवर्नमेंट की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज एंड स्किल वर्कफोर्स के चलते तमिलनाडु में आज 15% ऑफ टोटल फैक्ट्रीज ऑफ इंडिया मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्यों नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की डिबेट हाल ही में इंटेंस हो चुकी है। इस डिबेट की स्टार्टिंग तब हुई जब 15 फाइनेंस कमिश्नर ने डिसाइड किया कि अब वो सेंट्रल टैक्स पूल को डिवाइड करने के लिए 1971 सेंसस डेटा को ना यूज़ करते हुए 2011 सेंसस डेटा को यूज़ करेंगे। और इस डिसीजन के चलते साउथ इंडियन स्टेट्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है। The budget allocated for 22-23 for new lines to the southern railways is only 59 crores. 59 crores to the southern railways, and the northern railways is 13,200 crores. दोस्तों, दिस मैप शोज कि अगर एक स्टेट सेंटर को 100 रुपीज़ डायरेक्ट टैक्स के रूप में देता है तो उस स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने रुपीस रिटर्न के तौर पे मिलते हैं। जहां देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को 100 रुपीज़ के बदले 333 रुपीज़ मिल रहे हैं। वहीं कर्नाटक में 100 रुपीज़ के बदले 13 रुपीज़ दिए जा रहे हैं। साउथ इंडियन स्टेट लीडर्स का ये भी कहना है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स असिस्टेंट के बावजूद डेवलपमेंटल पेस काफ़ी स्लो देखने को मिलता है। वहीं साउथ इंडियन स्टेट्स सेल्फ एफिकेसी के चलते विद मिनिमम टैक्स असिस्टेंट प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटकम। साउथ इंडियन स्टेट्स को ये भी डर है कि 2011 सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंग साउथ इंडियन की पॉपुलेशन कम होने की वजह से जो उनको बजट एलोकेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसी कारण उनके फ्यूचर में पॉलिटिकल पावर में भी फ़र्क देखा जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट में सीटों का बंटवारा स्टेट की पॉपुलेशन को देख के किया जाता है। और अगर फ्यूचर में 2011 सेंसस डेटा का यूज़ होता है तो कम पॉपुलेशन होने के कारण साउथ इंडियन स्टेट्स के पार्लियामेंट में सीट्स भी कम देखी जा सकती हैं। भारत के विकास की कहानी सिर्फ नॉर्थ वर्सेस साउथ की नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और डाइवर्स नेशन के कलेक्टिव पोटेंशियल को समझने के बारे में है। जिस तरह भारतीय सेना की एकता चुनौतियों का सामना कर एफिशिएंट और इफेक्टिव साबित होती है, उसी तरह मतभेदों को स्वीकार कर एक दूसरे से सीखकर इंडिया विल टच न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें द इंडियन डायरी को।